हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है एक बहुत ही गहरा वीडियो होने वाला है आपकी फैमिली की ओवरऑल वेलबींग के लिए एंड इट इज़ रिलेटेड टू दिवाली। अभी 4-5 दिनों के बाद दिवाली आने वाली है एंड इस दिन सब लोग अपने अपने घरों में दिवाली की पूजा करेंगे। उसके लिए लोग अभी से अपने घरों को साफ कर रहे हैं, सजा रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं एंड उस दिन रंगोली भी बनाएंगे। सब लोगों का ये कामना है कि जिन भगवान की हम पूजा करते हैं वो भगवान की हमें ब्लेसिंग्स मिले, भरपूर ब्लेसिंग्स मिले और हमारी फैमिली का भला हो। एक दिन हम ये पूजा करते हैं उन भगवानों की, पर फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी फॉरगेट द वैल्यूज, द प्रिंसिपल्स विच आर एसोसिएटेड विद दोज आइडल्स। हम वी वर्शिप टुडे बट वी फॉरगेट टुमारो। वी वर्शिप विदाउट विजडम। हमारी डिवोशन इज विदाउट डेप्थ। मतलब दिवाली के दिन हम दिया जरूर जला रहे हैं बट स्टिल हमें दिशा नहीं दिख रही। वी आर स्टिल क्लूलेस अबाउट द डायरेक्शन। मेरे वीडियो का एम यही है कि दिवाली के दिन आप दिया जलाओ और आपको डायरेक्शन भी दिखे। अभी दिवाली में आने में कुछ दिन हैं। मेरे इस वीडियो को दिवाली से पहले तसल्ली से देखना, शांति से देखना, जल्दबाजी में बिल्कुल मत देखना। एंड जब आप ये वीडियो देखोगे तो इसमें आपको टेक अवेज और सॉल्यूशंस जो मैंने बताए हैं उसके बारे में सोचना। एंड जिस दिन आप एक्चुअल अपनी दिवाली की पूजा करो देन प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि यू विल स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट ये चेंजेस अगले 364 डेज के लिए। एंड नेक्स्ट दिवाली से पहले आपको आपकी फैमिली की ओवरऑल वेलबींग में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फैमिली की हैप्पीनेस, हार्मनी, सुकून में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड इस वीडियो को ये समझ के देखना कि हम जिन भगवान की पूजा कर रहे हैं सिर्फ पूजा करके, सिर्फ एक ब्लाइंड वर्शिप करके, सिर्फ एक रिचुअल के हिसाब से, वो एक रेगुलर रिचुअल को फॉलो करके, उसकी प्रैक्टिस करके क्या वही सफिशिएंट है, या इन वैल्यूज़ को आगे अपनी फैमिली में लाने के लिए, ब्लेसिंग्स हमारी फैमिली में आ सकें, इसके लिए क्या हमें फैमिली में कुछ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी तो बनाना पड़ेगा ताकि ये देवी देवता जिनकी हम पूजा कर रहे हैं हमारी फैमिली में, हमारे घरों में आए और हमारे को अपनी ब्लेसिंग्स दें। जब घरों में इनके आने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, वो नहीं मिलेगा, टोटली अपोजिट कॉन्ट्रेरियन एनवायरनमेंट मिलेगा, नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो हमारे घर में आके कैसे अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। जब किसी के घर में हमें ये पता लग जाए कि हमारे लिए नेगेटिव सोचा जाता है या जिन हमारे बारे में गलत वे में एक हमारे अगेंस्ट ओपिनियन रखी जाती है, तो उस घर में जाने में हमें भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, हमें भी हेजिटेशन होगी। सिमिलरली जब हमें इंसान होकर ये सब लग सकता है तो ये तो देवी देवता है, ये तो भगवान है, तो ये कैसे आ जाएंगे? ऑब्वियसली ये नहीं आने वाले उन सब जगहों पर। तो इस वीडियो को अब मैं स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टेक अवे एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड टूवर्ड्स द एंड एक बहुत इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन मिलेगा जो डेफिनेटली वेलबींग को, आपकी फैमिली को की इम्प्रूव करेगा। सो दिवाली के दिन हम लक्ष्मी जी, गणेश जी एंड सरस्वती जी की पूजा करते हैं एंड वी होप कि ये सब हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। लक्ष्मी जी किसी के साथ भी विदाउट दी ब्लेसिंग्स ऑफ सरस्वती जी एंड गणेश जी नहीं टिकती। लक्ष्मी जी अकेले कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी जी को रोकने के लिए आपके ऊपर सरस्वती जी एंड गणेश जी का आशीर्वाद होना चाहिए। सो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के संग जो वैल्यूज एसोसिएटेड है वो है मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, गुड फॉर्च्यून, अबंडेंस। ये सब वैल्यूज या सिद्धांत हम लक्ष्मी जी के संग एसोसिएट करते हैं। पर हो क्या रहा है, हमारे एक कन्वेंशनल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली सेटअप में जो एक एनवायरनमेंट है वो टोटली कॉन्ट्रेरियन है इन वैल्यूज से। मैं इंडियन मिडिल क्लास को इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि वो ही मेरे चैनल की कोर ऑडियंस है एंड उसी के लिए मतलब मेरा ये वीडियो का उद्देश्य है। सो जब हमारे फैमिलीज में जो एक बेसिक एनवायरनमेंट है वो ही कॉन्ट्रेरियन है, जहाँ पे फैमिली के एल्डर्स सिखाते हैं बच्चों को कि सबको एक साथ बैठ के पूजा करनी चाहिए, सब फैमिली के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको एक साथ इकट्ठा होकर बैठ के पूजा करनी चाहिए। पर
जब कोई भी चीज़ पे डिस्कशन बात करने की ज़रूरत पड़ती है, खास तौर से फाइनेंसिस के ऊपर, तब वो डिस्कशन सीक्रेटली होता है दरवाजे के पीछे, सीक्रेटली, चोरी चोरी, चुपके चुपके। एल्डर्स ही वो करते हैं, यंगस्टर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। ऐसा क्यों होता है? क्या फाइनेंस को डिस्कस करना एक एज स्पेसिफिक मैटर है कि जिसमें एक पर्टिकुलर एज के बाद ही कोई बंदा अपनी राय दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है? सीनियर्स क्यों इतने रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं अपने पर्सपेक्टिव को टूवर्ड्स मनी जो है उसको? वाई दे आर नॉट ओपन टू चेंज, मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों यंग मेंबर्स को एक शक की नगाह से देखा जाता है कि भाई ये इसकी नज़र तो हमारे पैसों पे ही है? तो आप क्या चाहते हो? आपकी फैमिली के बच्चों की नज़र आपके पैसों पे ना हो, औरों के बच्चों की नज़र आपके पैसों पे हो? बेटर है ना आपकी फैमिली के बच्चों की नज़र ही आपके पैसों पे हो। और फैमिलीज में ओपन डिस्कशंस क्यों नहीं होती अराउंड फाइनेंसेस, एसेट्स, रीस्ट्रक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट्स, अपडेटिंग द फाइनेंशियल एलोकेशन, री एलोकेशन, री इन्वेस्टमेंट? क्यों नहीं होती ये सब डिस्कशंस? ये सब डिस्कशंस एक अमीर घर में तो होती हैं, जहाँ पे फैमिली के एल्डर्स, यंग जनरेशन सब बैठ के इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। पर इंडियन फैमिलीज में ये इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर द एल्डर सेक्शन। ऐसा क्यों? एपिक डायलॉग्स जो सुनने में मिलते हैं ना मिडिल क्लास की यंग जनरेशन, मिडिल क्लास फैमिली की यंग जनरेशन के बच्चों को, जो बचपन से हम सब ने सुने हैं कहीं ना कहीं, कि हमसे तुम पैसों की बात तो करो मत, हमारे बात देख लेना जो देखना हो, या हमारे बात कर लेना जो करना हो। भाई एक बात सोच के देखो, लक्ष्मी जी उस घर में आएंगी जो घर साफ हो, जिसमें रोशनी हो, ठीक है, जिसमें कुछ ज़रा भी कुछ गंदगी ना हो। और इस वजह से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, रंगोली बनाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, ताकि हम लक्ष्मी जी का वेलकम कर सकें, उनकी ब्लेसिंग्स हम तक आ सकें। पर क्या लक्ष्मी जी उस घर में कभी भी आना पसंद करेंगी जब उनसे रिलेटेड किसी भी बात को डिस्कस किया जाएगा सीक्रेटली, प्राइवेटली, दरवाजे के पीछे, चोरी चोरी, चुपके चुपके? जैसे कि कुछ वल्गर बात डिस्कस हो रही हो, कुछ नेगेटिव बात डिस्कस हो रही हो। लोग हेजिटेट करते हैं टू टॉक विद ईच अदर ओपनली विद अ क्लियर एंड न्यूट्रल माइंड। लोग एक दूसरे के प्रति स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एक्शन बनाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। ये सब अगर माइंड में रहेगा तो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव तो बनेगा नहीं, कॉन्ट्रेरी नहीं बनेगा। तो जब आप किसी के घर में नहीं जाओगे ये पता लगने पे कि आपके प्रति वहाँ पे एनवायरनमेंट कॉन्ट्रेरियर है, कंड्यूसिव नहीं है, तो आप अगर एक आम इंसान होकर ये काम नहीं करोगे तो लक्ष्मी माता जी जो लक्ष्मी देवी हैं, क्या वो आ जाएंगे आपके घर में? वो भी नहीं आएंगे आपके घर में। ऊपर से मोर ओवर लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, वो एक जगह टिकती नहीं है। तो जब वो एक जगह नहीं टिकती तो इसका मतलब क्या है? अब इसको फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप डाल के समझो तो इसका मतलब है जहां भी आपने फाइनेंसेस ऑलरेडी लगा रखे हैं, दैट नीड्स टू बी चर्न्ड, टाइमली मॉनिटर्ड, टाइमली उसको रिव्यू करना ज़रूरी है। जैसे कि गाड़ी की टाइमली सर्विस कराते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स करते हैं, एंटीवायरस के वर्जन अपडेट करते हैं, बॉडी का टाइम टू टाइम चेकअप कराते हैं, उसी तरीके से सेम टू सेम लक्ष्मी जी भी हमने जहाँ जहाँ होल्ड कर रखी हैं, जिस भी फॉर्म में होल्ड कर रखी हैं, दैट नीड्स टू बी चेक्ड, रिव्यूड, मॉनिटर्ड एंड टाइम टू टाइम उसकी चर्निंग ज़रूरी है। क्यों? ये समझ लेना कि हमने लक्ष्मी जी को लॉकर में रख दिया और लॉकर में हमने ताला लगा दिया, अब लक्ष्मी जी को हमने जिंदगी भर के लिए वहां पे लॉक कर लिया, ये आपका वहम है, ऐसा होगा नहीं। लक्ष्मी जी विल नॉट स्टे विद यू अंटिल आपके पास यू विल हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ सरस्वती जी एंड गणेश जी। ठीक है, लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, वो एक हाथ से दूसरे हाथ बदलती रहती हैं। तो सरस्वती जी का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, सरस्वती जी के आशीर्वाद का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, इफ़ यू वांट लक्ष्मी जी टू स्टे विद यू। एंड सरस्वती जी पे अब हम आते हैं जो स्टैंड करती हैं फॉर नॉलेज, विजडम, लर्निंग, समझदारी, इन सब बातों के लिए, इन सब वैल्यूज़ के लिए। सो वी वर्शिप सरस्वती जी टू एंश्योर that wealth remain with those who have the wisdom to use it properly। जब तक आपके पास वो सूझबूझ समझ नहीं है कि वेल्थ को इस्तेमाल कैसे करना है, वेल्थ यानी लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी आपके पास नहीं टिकेंगी। वेल्थ के प्राइमरीली 3 ही यूज होते हैं, या तो उस वेल्थ को खर्च करके भोग लो, ठीक है, या उस वेल्थ को आप होल्ड कर लो, इन्वेस्ट कर लो किसी ना किसी फॉर्म में टू अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए,
ठीक है, उसको डोनेट कर दो, दान कर दो, या थर्ड उस वेल्थ का नाश हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है उस वेल्थ का। तो यही 3 यूज हो सकते हैं वेल्थ के, डिपेंडिंग अपॉन आप में कितना विजडम है, आप में कितनी नॉलेज है, आपका यूज उस वेल्थ का वैसे ही होगा। तो अब अपने ऊपर विजडम और नॉलेज की ब्लेसिंग्स बनी रहे, इसके लिए सरस्वती जी की ब्लेसिंग आपके पास होनी चाहिए। तो अगर वो नहीं होंगी तो इन तीनों में से डिपेंडिंग अपॉन आप किस लेवल पे हो वैसा आप यूज उस वेल्थ का कर लोगे। घरों में हमने ये देखा, मिडिल क्लास की ऑलमोस्ट सब घरों में यंग जनरेशन ने ये पाया होगा कि एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, एंटी ग्रोथ एनवायरनमेंट होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होता ही नहीं। अब ये जो एनवायरनमेंट होता है इसमें दिमाग, माइंड को क्लोज रखा जाता है, कोई भी नए आइडिया के लिए, न्यू ट्रेंड्स के लिए, न्यू डिस्कशन के लिए, कुछ भी न्यू से रजिस्ट करा जाता है, ठीक है, ग्रोथ को अपोज करा जाता है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो वाले माइंडसेट में रहा जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस लर्निंग की नीड को तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो पता है, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस टूवर्ड्स इवॉल्विंग, चेंज होने से कंप्लीटली ऐतराज होता है। तो यहाँ पे हाउ कैन वी होप कि द नॉलेज एंड विजडम कैन फ्लरिश इन दिस काइंड ऑफ एन कॉन्ट्रेरियन एनवायरनमेंट। पौधों को भी जब हम लगाते हैं उनको भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ता है, नहीं तो वो भी मुरझा जाएंगे। एक बंद कमरे के अंदर एक पौधा लगा दो तो वो भी मुरझा जाएगा, मर जाएगा एक टाइम के बाद। तो नॉलेज और विजडम कैसे फ्लरिश करेगा? एक मिडिल क्लास फैमिली के, एक यंग जनरेशन के मेंबर, आप में से जितने भी हो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना, कितनी बार आप लोगों ने विटनेस करा है अपनी पूरी फैमिली को एक साथ बैठ के डिस्कस करते हुए अबाउट how to optimally utilize the existing resources of the family, what best we can do with these resources, review and discuss the existing financial assets of the family, filter out what is illiquid, unproductive, and कहाँ आइडेंटिफाई करना कि कहाँ हमारे फंड्स ब्लॉक्ड हैं एंड हाउ वी कैन टेक फंड्स आउट ऑफ इट। फ्यूचर में जो हमारे नॉन एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज है उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, कहाँ से पैसा निकलेगा, कौन पैसा निकालेगा, कितनी और कितनी जल्दी हमें वो पैसा निकालना है। कलेक्टिवली उस लाइबिलिटी को डिस्कस करना कि हाउ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ कि जब वो लाइबिलिटी या जब वो खर्चा का टाइम आ जाए तब हमारे को टेंशन है, हमें स्ट्रेस ना हो। कितने लोगों ने ऐसा विटनेस करा है। रीस्ट्रक्चर करना एसेट्स को, इलिक्विड एसेट्स को हटाना, उसमें से फंड्स निकालना, री इन्वेस्ट करना, उनको रीएलोकेट करना उन फंड्स को, किसी भी नए ग्रोथ आइडिया पे फोकस करना, डिस्कस करना जो हमें एक बूस्ट दे सकता है आगे ग्रोथ के लिए। कितने लोगों ने ऐसा विटनेस करा होगा? हार्डली किसी ने भी करा होगा। डायलॉग्स जो हम इस चीज के लिए अपनी फैमिली के एल्डर जनरेशन से सुन लेते हैं, एपिक डायलॉग्स जो उनके होते हैं, अच्छा तो बेटा अब तुम बताओगे हमको कि हमें क्या करना है, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसी टोन में। तो मेरा इसमें कहना है कि हम क्यों नहीं बताएं आपको कि आपको क्या करना है। अल्टीमेटली जो आप करोगे उसका असर हम पे नहीं होगा आगे चल के फ्यूचर में क्या। दूसरा, अपना दिमाग तुम इन सब चीजों में मत लगाओ, ये हम देख लेंगे, तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है। ऐसे जो एपिक डायलॉग होते हैं जो एक कन्वेंशनल इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स या एल्डर जनरेशन बोलती है या ये उनका माइंडसेट बताता है, ये कंप्लीटली ब्लॉक करता है सरस्वती जी की ब्लेसिंग्स को घर में आने से। Why cannot a teenager or a young adult of a family be more wiser, more knowledgeable, have better decision making abilities than the elder generation? एल्डर जनरेशन क्योंकि वो एल्डर है, इस वजह से क्या, सिर्फ इस वजह से ही ऑटोमेटिकली इस बात की गारंटी है कि वो चीज वो बेटर कर सकती है फाइनेंसेस के मामले में और हम नहीं कर सकते। नेचुरली जो यंग जनरेशन है वो लंबा जिएगी ओल्डर जनरेशन से, तो वो मौजूद रहेगी। जो डिसीजंस ओल्डर जनरेशंस ने लिए हैं, ओल्डर पीपल ने लिए हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतेगी। तो जब जिसको कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली भुगतने हैं उसी को आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से एक्सक्लूड करके बाहर फेंक रखा है, ये कहाँ की समझदारी है? क्या एल्डर्स जो डिसीजन बना रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो मौजूद रहने वाले हैं इस चीज को चेक करने के लिए कि उनके डिसीजंस ने डिजायर्ड रिजल्ट दिया या उनके डिसीजन कंप्लीटली फेल हुए? क्या वो अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे?
क्या एल्डर्स ऑफ द फैमिली इस चीज को चेक करने के लिए मौजूद रहेंगे कि उनकी डिसीजंस की वजह से सिबलिंग्स में लड़ाइयां नहीं हुई, भाई भाई से नहीं लड़ा, बच्चे आपस में नहीं लड़े? क्या कोई कोर्ट केस हुआ जो चलता रहा, प्रॉपर्टी का लास्ट तक क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाया? क्या एल्डर्स रुकेंगे इस चीज को चेक करने के लिए कि हमारे लिए गए फैसलों की वजह से आज प्रॉपर्टी हमारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट ना होके इलीगली एनक्रोच कर ली गई है? जब बच्चे हमसे कहते थे कि इस प्रॉपर्टी का जीते जी आप क्लियर आउट कर जाओ, मल्टीपल इसमें ओनर्स हैं, मल्टीपल इसमें ओनरशिप है, जॉइंट ओनरशिप है, इसको बेच के क्लियरली सब अपना सॉर्ट आउट कर लो, सब अपना अपना शेयर ले लो एंड चीज को क्लीन कर दो, एक क्लीन एसेट ले लो इस मतलब इस डिस्प्यूटेड एसेट की जगह, तो कि तब ये फैसला लिया कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो आप ये बताएं कि जब आप इन सब चीजों को चेक करने के लिए मौजूद ही नहीं है एंड इन चीजों को फेस करना यंगर जनरेशन को, तो उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर रखा क्यों हुआ इन द फर्स्ट प्लेस? यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो फैमिली के संग नहीं रह रहे, होम टाउन में नहीं रह रहे, एंसेस्ट्रल घर में नहीं रह रहे, वो दूसरे शहर में सेटल्ड हैं क्योंकि उनकी जॉब वहां पे है, वो अपने बिजी प्रोफेशनल एंड पर्सनल शेड्यूल से कैसे टाइम निकाल के आए और अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है ये इसमें टाइम लगाएं। उनको अगर वो प्रॉपर्टी रखनी है तो फिर वो प्रॉपर्टी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, कौन उनको एनक्रोचमेंट ना हो इससे बचा के रख सकेगा, या उसको रिस्ट्रक्चर करना है तो रिस्ट्रक्चर करके क्या मैं कर लूं, या लिक्विडेट करना है तो क्या मैं कर लूं? क्यों नहीं एल्डर जनरेशन अपने जीते जी ऐसी प्रॉपर्टीज को हटा के ऐसी प्रॉपर्टीज में क्यों नहीं बना लेता जो प्रॉपर्टीज आर इजी टू ट्रांसफर, जिनकी ओनरशिप एकदम क्लीन है, जिसके टाइटल एकदम क्लीन है और इजीली आपके बाद आपके जाने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी यंगर जनरेशन के हाथों में चली जाएगी विदाउट एनी डिस्प्यूट, क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, कोर्ट केसेस, राइवलरी। ऐसा क्यों नहीं इंश्योर किया जा सकता? तो सॉल्यूशन यही है कि एक फैमिली को कंपनी की तरह ट्रीट करो और कंपनी की तरह ऑपरेट करो उसको। जैसे कंपनी में अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं एंड जब भी किसी चीज पे फैसला लेना होता है तो उसका एजेंडा सबके सामने रखा जाता है एंड ऑल टेक पार्ट इन द डिसीजन एंड कलेक्टिवली जो अप्रूवल होता है वो चीज एग्जीक्यूट होती है, वो चीज इंप्लीमेंट होती है। हर जने की राय उसमें होती है, हर जने का ओपिनियन उसमें होता है। तो अल्टीमेटली जो भी होता है सब कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड होते हैं, उससे लिंक्ड होते हैं, उससे कंसर्न्ड होते हैं। कोई भी तब ये नहीं सोचता अरे ये मैंने तो नहीं किया, मैं क्यों देखूं, अरे वो किया है, अब वो देखेगा, हमें क्या करना। ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होता, एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एटीट्यूड होता है। तो ये चीज एक ये सॉल्यूशन है जो हम कर सकते हैं, फैमिली को कंपनी की तरह ऑपरेट करना, समझना और ट्रीट करना, ताकि सरस्वती जी हमसे हम सरस्वती जी के ब्लेसिंग्स के लिए हम एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बनाएं, ना कि कॉन्ट्रेरियन बनाएं। एंड थर्ड, गणेश जी जिनको हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश जी की पूजा दिवाली की पूजा में तो होती है, पर हर उस नई चीज के स्टार्ट होने से पहले की जाती है जिसकी हम चाहते हैं कि इसकी एक शुभ शुरुआत हो जाए। चीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बिना किसी दिक्कत के सक्सेसफुली चले, तभी इनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। मतलब उस चीज में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट अड़चन ना आए और वो स्मूथली चल सके। इसीलिए गणेश जी की पूजा हर शुभ काम से पहले की जाती है। पर हमारी फैमिलीज में किसी भी नई शुरुआत, नई चीज का आइडिया, नई चीज के लिए कुछ भी चेंज अगर करने की बात कर दो तो क्या उसको एनकरेजमेंट मिलती है, क्या उसके लिए सब कान खोल के सुनते हैं, या हम सब टोटली रेजिस्टेंस रखते हैं उस नए चेंज, उस नए आइडिया के प्रति। मिडिल क्लास के यंग जनरेशन के जितने भी मेंबर्स हैं इस चीज को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अगर वो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकें अपने बचपन में और अपने टीनेज में कि किसी भी नए चेंज के लिए हमेशा रेजिस्टेंस रखी जाती है। चेंज जो इकलौती चीज है दैट इज कांस्टेंट, उसके लिए रेजिस्ट रखा जाता है। एल्डर्स डू नॉट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, उनको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आना ही नहीं। उनके कमरे तक सब उनकी जरूरत की चीजें एज पर देयर डेली रूटीन आ जाएं, सारा खाना टाइम पे आ जाए, न्यूज़पेपर, फिजियोथेरेपी वाला, ब्लड सैंपल लेने वाला, सब कुछ उनके कमरे में आ जाएगा डेली रूटीन के हिसाब से, एक भी गलती के बिना, एक भी डिफॉल्ट के बिना।
और उनको कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा, और उनका ध्यान और किसी भी चीज पे नहीं है. दे आर कंप्लीटली इग्नोरेंट एंड दे रिमेन इग्नोरेंट. दे वांट टू कीप देमसेल्फ इग्नोरेंट अबाउट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द फैमिली. फैमिली में नया बच्चा पैदा हो रहा है, या बच्चा बड़ा हो रहा है, या शादी होकर नया मेंबर घर आ रहा है, इस सब की खुशी तो उनको बहुत होती है, बहुत खुश होते हैं. पर उस खुशी के संग संग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक एडिशनल और आती है, उसकी रिक्वायरमेंट इंश्योर करने की, उसकी नीड्स को पूरा करने की, उसकी फिजिकल और मेंटल नीड्स को पूरा करने की, उस चीज के लिए कोई एफर्ट नहीं डलता, कोई भी थिंकिंग नहीं डलती कि फ्यूचर में ये नीड्स कैसे अकोमोडेट की जाएंगी. एवरी फैमिली विटनेसेस दीज काइंड ऑफ चेंजेस, एंड एल्डर्स जो होते हैं वो इन सब चीजों से आंख फेर लेते हैं. वो कंप्लीटली आंख फेर लेते हैं फ्रॉम द नीड टू अकोमोडेट दीज चेंजेस. So as elders of the family, they should be more vigilant, alert and sensitive towards these growing needs. पर होता क्या है, on the other hand, they continue to reject without even listening to the younger generation कि भाई क्या बात है, क्या जरूरत है, आके बता, आके बैठ, बात कर, तसल्ली से रास्ता निकालेंगे कुछ ना कुछ. पर नहीं, completely reject. ध्यान ही नहीं है. अपना कमरे में अपना एक कंफर्ट का पूरा सिस्टम सेट हो गया ना, अब बस, अब बाकी जो होगा मतलब भगवान संभाल रहे, बाकी से कोई मतलब नहीं. खुशी हो जाएगी, कोई नया बंदा आएगा, नया मेंबर आएगा, वो खुशी 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, उसके बाद बस वापस बैक टू नॉर्मल. डायलॉग्स, जो एपिक डायलॉग्स एल्डर मारते हैं इस केस में, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो. मतलब कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू चेंज, हमें बदलना ही नहीं, एक भी चीज इधर से उधर ना हो जाए. जो चीज एफडी में लगी है वो एफडी से निकल के रियल एस्टेट में ना आ जाए. जो रियल एस्टेट में इलिक्विड पड़ा है, अनप्रोडक्टिव पड़ा है, वो चीज वहां से ठीक होके म्यूचुअल फंड में ना लग जाए, या एसआईपी में ना लग जाए, या एफडी में ना लग जाए. कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए. तुम अपना दिमाग अपने पास ही रखो, ठीक है. तुम अपना दिमाग इसमें मत लगाओ, तुम जाके अपनी पढ़ाई या नौकरी करो. तो विघ्नहर्ता भी क्या करें जब हम अपने लिए ही विघ्न खड़े करे जा रहे हैं, जब हम अपनी फैमिलीज में ही सीक्रेट डिस्कशंस करे जा रहे हैं, जिससे कि वैक्यूम बन रहा है, आपस में कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है सब मेंबर्स की. तो उसमें विघ्नहर्ता क्या करेंगे. जब एल्डर्स ऑफ द फैमिली आर हाईली जजमेंटल एंड दे वांट टू रिमेन इग्नोरेंट about the points of differences, insecurities, fears of the next generation, which creates barriers and stagnancy आती है. इन सब चीज़ों से ठहराव आता है. जहाँ पे पानी रुक जाता है ना, वहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं और वहाँ बीमारियाँ फैलती हैं. सिमिलरली जिन फैमिलीज में कम्युनिकेशन रुक जाती है, तो लोगों में आपसी एक दूसरे के प्रति गलत फीलिंग्स, गलत थॉट्स, ठीक है, एक दूसरे के प्रति गलत गलत बातें आती हैं. एक बहुत बड़ा सा घर एक फैमिली अपने लिए बनाती है, जिसमें अलग अलग कमरे सबके लिए होते हैं. धीरे धीरे क्या होता है, हर उस कमरे में एक छोटी छोटी फैमिली बन जाती है. हर फैमिली हर कमरे में जो है वो क्या डिस्कस कर रही है वो इसको नहीं पता, ये क्या कर रही है डिस्कस वो इसको नहीं पता, इसको ये क्या कर रही है वो इसको नहीं पता. तो कंप्लीटली कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, बैरियर है, वैक्यूम है. तो इसमें गणेश जी भी ये विघ्न को कैसे हटाएंगे जब हम ही अपने लिए विघ्न खड़े कर रहे हैं. गॉड ऑल्सो हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ. तो इसमें हेल्प होना बहुत टफ हो जाएगा, ब्लेसिंग्स का मिलना बहुत टफ हो जाएगा. कंक्लूजन जो अब इस पे हम निकाल सकते हैं, या सॉल्यूशन जो मैं आपको दे सकता हूं, वो ये है कि स्टॉप बिहेविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द वैल्यूज दीज आइडल्स स्टैंड फॉर. और ये आइडल्स जो वैल्यूज देते हैं, जिसके लिए एसोसिएटेड है जो वैल्यूज इनके साथ, ये आपकी फैमिलीज में फ्लरिश कर सकें और ये आइडियल्स की ब्लेसिंग्स आपकी फैमिली को मिल सकें, इसके लिए क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट in your family to welcome these blessings and not a contrarian environment. अपनी फैमिली के लोगों के बीच ठहरो और सोचो कि एक दिन की क्या पूजा करके अगले 364 दिन में उस पूजा में जिन भगवानों की पूजा करी, उनके दिए हुए वैल्यूज के अगेंस्ट रहना, जीना, बिहेव करना, उसका जो टोटल इम्पैक्ट आएगा वो क्या एक दिन की पूजा से बैलेंस हो जाएगा. एक दिन की पूजा जरूर करो, खूब अच्छी तरह करो, शिद्दत से करो, भक्ति से करो, पूरे आदर से करो, पर क्या अगले 364 दिन कुछ भी ना करो उसके हिसाब से, उससे क्या वो अकेली पूजा काम कर जाएगी. तो इस चीज को समझो. सो बी अवेयर एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट चेंजेस आर इनएविटेबल. यू नीड टू अडेप्ट टू चेंज. इट इज द ओनली की टू सर्वाइव
and move towards progress and prosperity. Always be open to continuous learning and be ready to evolve. दूसरा जो चेंज आप ला सकते हो, ट्राई टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज सिंबलाइज बाय दीज आइडल्स. जो भगवान जो वैल्यूज बताते हैं, जो एसोसिएटेड हैं, वैल्यूज एसोसिएटेड विद दीज आइडल्स एंड द वैल्यूज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इन द फैमिली. इन दोनों के बीच जो एक बहुत वास्ट गैप है ना, इसको रिड्यूस करके कम से कम करो, तभी फैमिली आगे बढ़ेगी. एंड थर्ड, ट्रीट एंड ऑपरेट फैमिली लाइक अ कंपनी, जहां पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट एज प्रोफाइल्स के साथ. उनकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग इनसिक्योरिटीज हैं. सबको कलेक्टिवली एड्रेस करने की कोशिश करो. ऐसे डिसीजंस लो. वन मैन आर्मी की तरह नहीं चलेगा, डिक्टेटरशिप की तरह नहीं चलेगा. तो ये वो सॉल्यूशंस हैं जिससे अगर आप फॉलो करो और वैल्यूज जो ये देवी देवता के संग एसोसिएटेड है, इन वैल्यूज के अगेंस्ट एनवायरनमेंट जो बना रखा है, इसको ठीक करो, एनवायरनमेंट को अप्रोप्रिएट बनाओ. देन आई एम श्योर अगली दिवाली तक आपकी फैमिली की ओवरऑल हैप्पीनेस, सुकून में मैनी फोल्ड इंप्रूवमेंट आएगा. कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना. अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली की यंग जनरेशन के मेंबर हो, या एज अ पेरेंट्स भी अगर आप ये बात सुन रहे हो, तो कितना रिलेट आप करा आपने इस वीडियो के साथ, बताना, अपना फीडबैक देना. लाइक एंड शेयर करना इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.